बच्चों नीट 2026 के एनालिसिस के बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई है। बायो के 5 यूनिट्स जो है वो मिलकर बनाते हैं 50% पेपर। अगर आप नीट 2027 के लिए या 2028 के लिए एस्पिरेंट है एंड अभी भी रैंडम पढ़ रहे हैं, सो बच्चों आप रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। स्पेशली लास्ट वाला स्ट्रेटेजी वाला सेक्शन में जो आपको बताने जा रहे वाली हूँ वो भी बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नीट का पेपर बेसिकली टफ नहीं होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है एंड अगर उस पैटर्न को हम अनलॉक कर सकते हैं तो जाकर हम एक्चुअल में नीट क्रैक कर सकते हैं। मेरा नाम है पल्लवी पाटोदकर बोदिले एंड मैं पिछले 15 साल से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। हर साल बच्चों को नीट क्रैक करते हुए देखा है एंड इसीलिए आज इस वीडियो में जो भी आपको बताऊंगी वो सिर्फ एक गेस नहीं है बल्कि वो है रियल डेटा। नीट 2026 के बायो के सेक्शन को हमने ऑफलाइन क्लास में पूरी तरीके से एनालाइज किया, उसको पैटर्न बेस डिकोड किया, यूनिट वाइज वेटेज अलग निकाला एंड इसीलिए इसके बाद आपके सामने ये वीडियो हम लेकर आ पाए। बच्चों नीट के लिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल बायो के सेक्शन में होता है 10 यूनिट। फर्स्ट 5 यूनिट को हम 11th क्लास में कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट 5 यूनिट को हम 12th क्लास में कंसिडर करते हैं और हर एक यूनिट के ऊपर में जो भी क्वेश्चन का वेटेज है कि कितने क्वेश्चन कितने यूनिट पर पूछे गए, वो यहाँ पर मैंने आपको लिखे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 3, 5, 7 एंड 10 इसमें आपको मैक्सिमम वेटेज दिखाई दे रहा है एंड ये कोई नई बात नहीं है या इस साल ऐसा हुआ ऐसा भी नहीं होता है बच्चों। ये हर साल का सिनारियो है कि जो मैक्सिमम पेपर निकलता है वो बहुत ही कम नंबर ऑफ यूनिट्स से निकलता है। अगर आप उन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा, आपका फोकस एक जगह पे रहेगा। अगर आप रैंडम पढ़ रहे हैं कि ये पढ़ लिया, ये लेसन पढ़ लिया, हर लेसन के लिए उतना ही टाइम दे रहे हैं, हर यूनिट को उतने ही डीपली आप पढ़ रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त में कि अगर मेरे पास में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है अभी पढ़ने के लिए, उसके 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स ये हमेशा से है, जेनेटिक्स हर एक टीचर आपको बताएगा बायो का कि बच्चों जेनेटिक्स छोड़ो मत, लेकिन हमेशा बच्चे बोलते हैं ना कि जेनेटिक्स टफ लगता है। एक्चुअली इट्स नॉट टफ, इट्स कंसेप्चुअल एंड जेनेटिक्स पे 15 क्वेश्चन आए हैं। हर साल का ये है कि जेनेटिक्स हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है बच्चों इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की यूनिट के बारे में। बच्चों को लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मतलब हाँ ये तो एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, बस इस चीज पे आधारित यूनिट है और इसीलिए एनवायरनमेंट की यूनिट को बच्चे उतने सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ ठीक है तो हम पढ़ लेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन ये हर साल का है बच्चों की इकोलॉजी पर 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज हर साल रहता है एंड ये वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि जो जनरल आपका अगर नॉलेज है पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में, तो उसके बेसिस पर सॉल्व नहीं होते हैं। आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, सो एंड तक बने रहिए। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला है यूनिट वाइज कि कितने यूनिट पे इस साल नीट 2026 में कितना वेटेज था। इसमें आप +1 या 2 कर लो, हर साल ये वेटेज जो है वो नियर अबाउट रहता है सेम। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें किस चीज पर कितना टाइम देना है और कितना फोकस देना है। नेक्स्ट हम आते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन के तरफ। इस बार बच्चों पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली। कौन सी चीज? एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं असर्शन एंड रीजन। आपने भी सॉल्व किया होगा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। और एक दूसरा पैटर्न होता है जहां पे 2 स्टेटमेंट होते हैं, आपको ये जानना होता है कि ये सही है, ये रॉन्ग है, या ये रॉन्ग है, ये सही है, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उस टाइप का एक भी क्वेश्चन नीट 2026 में नहीं डाला गया। असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन जिनसे लास्ट ईयर नीट 2025 का पेपर भरा हुआ था, इस बार एक भी असर्शन एंड रीजन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी था, पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ लोगों को मॉडरेट टू टफ लेवल का भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार जो पेपर का पैटर्न है उसमें एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला एंड दैट इज सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कोई भी जो प्रोसेस है उसके लिए आपको कुछ 5-6 स्टेटमेंट दिए हैं, यू हैव टू अरेंज कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सीक्वेंस बेस्ड यहाँ पे इस बार
8 क्वेश्चंस बच्चों आए हैं। तो कोई भी प्रोसेस इसके बाद आप बायो के सिलेबस में पढ़ते हैं तो जस्ट रैंडम पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको याद रखना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। और इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी आप बायो में कोई भी प्रोसेस पढ़ो ना, उसे अपने मदर टंग में, अपने ओन लैंग्वेज में याद रखो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ और उसके बाद में जाकर के ये हुआ। एंड उसके बाद देखो बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे 36, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैसे थे इस बार के, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बोलने से आपको लगता है कि मैम एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाए गए, मैक्सिमम टीचर्स भी आपको यही बताएंगे कि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाए गए। हाँ, एनसीईआरटी के लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप एनसीईआरटी रट लो और आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, तो ये नहीं भूलना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 27 है, ये क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मैक्सिमम बच्चों का टाइम इसी में जाता है स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस बार बहुत एक आसान चीज हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस बार अगर कोई चीज बहुत अच्छी रही होंगी इस पेपर में, सो दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के बेटा यहाँ पे 19 क्वेश्चंस आए थे इस बार, 19 क्वेश्चंस, एंड अकेले मैच द फॉलोइंग के 19 क्वेश्चंस का मतलब है कि ये श्योर शॉर्ट 19 क्वेश्चन के मार्क विदाउट जीरो निगेटिव, क्योंकि मैच द पेयर में निगेटिव जाने का जो चांस है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज मैच द पेयरिंग में अगर आपको एक या दो भी कंफर्म पता है ना पेयर, तो आपका क्वेश्चन निगेटिव में जा ही नहीं सकता, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। एंड 19 में से बहुत से मैच द पेयरिंग तो ऐसे थे कि अगर एक भी जुड़ रहा है ना तो आपको आंसर मिल गया। सो इस तरीके से पैटर्न जो था वो भी बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत अच्छा खासा पैटर्न देखने को हमें मिला इस बार, और ये हर बार मिलता है। बस चेंजेस ये थे कि 2 स्टेटमेंट वाले एंड असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार गायब थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा जाएगा। इस साल और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की पेपर पैटर्न में, और वो ये था कि इस बार नंबर्स पे भी क्वेश्चन आए थे, मतलब जैसे रेस्पिरेशन में जो वॉल्यूम्स है कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, तो इस बार नंबर्स पे क्वेश्चन आए थे। ओके, मतलब नंबर्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज हो गए, तो वो भी आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत बार बच्चे नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट वो याद रखना है क्योंकि इस बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पता होना जरूरी है, जो भी हमने यहाँ पे एनालिसिस देखा उससे आप ये समझ सकते हैं कि नीट जो है वो एक्चुअली आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपने एनसीईआरटी का कितना रट्टा मारा है वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, जब आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन का मतलब समझेंगे, हर एक लाइन का मतलब समझने के बाद उसको अगर एमसीक्यू में तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है तो भी आप सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एबिलिटी। सो पहले आप समझ लो टॉपिक, उसके बाद एनसीईआरटी के हर एक लाइन का मतलब डिकोड कर लो अपने ओन लैंग्वेज में, मदर टंग में, उसको याद रखो, एंड वो लाइन किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछी जाती है तो भी आप करेक्ट कंक्लूजन को पहुंचते हैं, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन एबिलिटी। सो नीट का पेपर ये चीज आपकी चेक करता है, टेस्ट करता है एवरी ईयर, ये कोर है नीट के पेपर का, ये कभी नहीं बदलता, ये सेम रहता है बेटा। अब हम यहाँ पे जाएंगे स्ट्रेटेजी की तरफ। मैं कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी जो आपको फॉलो करना है नीट 2027 या 2028 में अच्छा स्कोर लाने के लिए। सो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी मास्टरी, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, ओन मदर टंग में उसको याद करो एंड कंसेप्ट अपने क्लियर करो। सेकेंड स्ट्रेटेजी पे हम जाएंगे पैटर्न प्रैक्टिस, जस्ट रैंडम एमसीक्यू सॉल्व मत करो। हमारा मतलब सेल एकेडमी का जो मॉड्यूल है, जो मटेरियल है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन के उस मटेरियल में हर एक तरह का, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन कवर किया गया है। कल मुझे कुछ बच्चों ने, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि मैम हमारा जो मॉड्यूल है, हमारे जो अरिहंत पब्लिकेशन के मॉड्यूल्स है उसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली कल के पेपर में दिखाई दिए। सो इसका मतलब है अगर आप करेक्ट तरीके से एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो ही आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल नहीं आएंगे। अगर आप हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन अप्लाई योर एनसीईआरटी इन अ बेटर वे।
क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन समझना ही एक बात हो गया, बट अप्लाई कब कर सकते हैं, जब आप हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। असर्शन रीजन में तो आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी हमारी है रिवीजन साइकिल। एनसीईआरटी एक बार पढ़ के छोड़ देना इज नॉट अ करेक्ट थिंग। आपको आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर रहे हो ना, तो आपको कुछ अंडरस्टैंड होता है। जब आप सेकेंड टाइम सेम लेसन एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर होता है। एंड उसके बाद थर्ड टाइम का जो रीडिंग है वो एक्टिव रिकॉल के साथ होना चाहिए। मतलब आप रीड कर रहे हैं लेकिन सामने के पेज पलटने के पहले आप पॉज ले रहे हो, 2 बार आपने जो रीड किया है उसको आप लोग माइंड में रिवाइज कर रहे हो कि अच्छा नेक्स्ट वाले पेज पे ये टॉपिक का ये सारा चीज दिया हुआ है, एंड देन आप पेज पलट के उस चीज पे जा रहे हो। सो ये हो गया एनसीईआरटी का थर्ड टाइम रीडिंग। इस बेसिस पे एनसीईआरटी को हमें 3 बार तो भी, मिनिमम 3 बार तो भी हर एक लेसन के लिए रीड करना जरूरी है। एंड देन उसको टेस्टिंग कैसे करना है बेटा, तो टेस्टिंग में अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि अच्छा इस टॉपिक में आगे क्या दिया है, इसका एग्जांपल क्या था, इसमें मैंने क्या किया था। तो ये आप जस्ट ओरली अपने आप का, या अगर आप फ्रेंड के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दूसरे का आप टेस्टिंग में ले सकते हैं कि किसको कितना याद आता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है टेस्ट एनालिसिस। एनालिसिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, स्कोर्स डायरेक्टली ड्रॉप हो जाते हैं। एंड आप रिपीट कर लो, चाहे 3 बार रिपीट करो, कुछ भी करो, आपका स्कोर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा अगर आप सिर्फ पेपर दे के उसको जस्ट रैंडमली छोड़ते हैं। पेपर देना वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बायो के लिए नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर देने के बाद उसका करेक्ट तरीके से एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को आप जान पाते हैं, तो ही आप इंप्रूव कर पाएंगे बेटा, वरना इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। आपको लग रहा है कि मैं टेस्ट में पीछे जा रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप और रीड कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं और सॉल्विंग कर रहे हैं, बात नहीं बनेगी। आपको सारे पीछे के पेपर्स लेके बैठना पड़ेगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको अपना स्कोर आने वाली नीट की एग्जाम में इंप्रूव करना है। तो नीट का अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए हमने जो आज 4 स्ट्रेटेजीज आपके साथ में शेयर की है, उसे सेल एकेडमी में हम लोग हमेशा से फॉलो करते हैं। कल बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम हमें टाइम नहीं पूरा। सो टाइम जो आपको नहीं सफिशिएंट कल लगा, उसका रीजन ये भी है बबलिंग की प्रैक्टिस। सो बहुत बार क्या होता है, जब बच्चों को टाइम इनसफिशिएंट लगता है, बच्चे फटाफट बबलिंग कर देते हैं, एंड उस चक्कर में बबलिंग कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, कभी इनकरेक्ट हो जाता है, एंड सीधा ओएमआर स्कैनर में फिर वो मार्क्स जो है आपके, आप भले ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये मेरे करेक्ट है, बट आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। क्यों? आपका बबलिंग इनकरेक्ट होने की वजह से। सो वो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए 2 साल सेल एकेडमी में बच्चे जो भी टेस्ट देते हैं, जितनी भी टेस्ट देते हैं, उसे कंपल्सरी स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है थ्रू अवर OMR स्कैनर मशीन। OMR स्कैनर से चेक करने पर ही हम बच्चों को बोल सकते हैं कि यस यू आर डूइंग इन अ राइट वे। सेकेंड चीज है हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस का ट्रैकिंग करना। आपको पता तो होना चाहिए कि आप पहले कहाँ पे थे और अभी आज आप कहाँ पे हो। अगर आप रैंडम पढ़ रहे हैं एंड टेस्ट का एनालिसिस करने के साथ साथ अगर खुद का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आपको जानना होगा कि जो तरीका आपने अपनाया है क्या उससे आपका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सेल एकेडमी का हमारा एक स्पेशल ऐप है जिससे हम लोग परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं विद पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब है कि अगर आपको कभी भी लो फील होता है, डाउन फील होता है, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद योर फेवरेट टीचर्स। हमारी जो भी टीचर्स की टीम है, हम सारे टीचर्स बच्चों के लिए एनी टाइम अवेलेबल है इन एवरी काइंड। आपको सिर्फ डाउट के लिए नहीं, डाउट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करना, पर्सनली मेंटोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल का जर्नी है। सो इस 2 साल के जर्नी में सिर्फ हार्डवर्क जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जरूरी है राइट डायरेक्शन में होने वाला हार्डवर्क। राइट डायरेक्शन में अगर हार्डवर्क किया जाएगा बच्चों, तो ही रिजल्ट आ पाएगा एंड आपका सपना डॉक्टर बनने का पूरा हो पाएगा। सो आई थिंक राइट डायरेक्शन तो आपको मिल गई है, आगे डिसीजन आपका है। सेल एकेडमी के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दिए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।